से देन द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड। अब कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई है, तो सबसे पहले तो इनिशियल एनर्जी अगर मैं इसकी निकालता तो वो आती हाफ सी वी बार, ये आती ना बेटा। हाँ जी। अब फाइनली इसकी एनर्जी निकालनी है हमें, तो परसेंटेज ऑफ डेसिपेटेड एनर्जी निकालनी है ना, यानी कि कितनी परसेंट एनर्जी की जो है डेसिपेशन हो गया है। फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, एक काम करते हैं ना, वी डैश निकाल लेते हैं। अगर वी डैश निकालूं तो Q1 डैश अपॉन 2 आता है, यानी कि V/5 आ रहा है ना बच्चों दोनों में, तो ये फाइनल हो गया हाफ ये C V²/25 प्लस हाफ 8 V²/25। तो ये देखा जाए तो हाफ बाहर 25 बाहर बाहर, तो ऊपर 10 बचा, ये कटा 5 बार, ये कटा 5 बार, यानी कि V²/5 आ गया। क्या मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ? सही है। सही है। तो डेसिपेशन कितना हो गया भाई? ये क्या हुआ, हाफ से हाफ कटा होगा ना, हाँ, V² होगा, तो ये डेसिपेशन होगा V² माइनस V²/5, यानी कि 4V²/5। ये हीट लॉस है, तो हीट लॉस का जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा? स्टार्टिंग वाली के रिस्पेक्ट में। इससे ये कटा, इससे कटा 20 बार, 20 को 80, कितना लॉस हुआ? 80%। अब ये क्वेश्चन नीट में आया था, तो क्या आरजू आप लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन? आना चाहिए सर। वेरी गुड। तो आपने करा ये क्वेश्चन? जिया? यस जिया सर। बंसल? यस सर। जिया बंसल मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जिया इस साल परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, थोड़ा सा करेगी तो बेटा अंडर 5 में पोजीशन श्योर है आपकी। जिया को भी जगाने की जरूरत पड़ती है, बस एक बार जाग जाती है तो फिर तो ये सब बढ़िया करती है एकदम। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये सबने नोट कर लिया वंश? वेट सर। यस सर। इसको उतारो मत, खुशी डाबर खुद को टीपो मत। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियरली एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी भरी जाएगी यहाँ पे? ये होगी हाफ CV², ये तो एनर्जी होती है ना कैपेसिटर में। यस सर। अपॉन वॉल्यूम कितना होगा इसका? भाई इस फेस एरिया प्लेट है और बीच की दूरी d है, तो ये बीच का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A/d। A/d। वेरी गुड। हाँ वैसे ही रखा। C को क्या रख सकता हूँ? एप्सिलॉन A अपॉन में d, A/d, और ये हो गया क्या मेरा? V²। अच्छा, V क्या हो सकता है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D हो सकता है जी। तो V को भी यहाँ से हटा दो, V की जगह रख दो E²D²। देखो D से D स्क्वायर कटा, A से A कटा, ये कितना आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E², एंड दैट्स कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। दैट्स कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर मीटर क्यूब।
ठीक है, जी इसका आंसर होगा ये। सर, हाँ बेटा। इसका आंसर थर्ड होगा। हमारे को एनर्जी स्टोर्ड बतानी है, आपने तो एनर्जी डेंसिटी बता दी। अच्छा, कहाँ लिखा है इसमें? अच्छा, एनर्जी वॉल्यूम स्टोर्ड लिखा है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू कर देंगे। वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 स्कूल में पूछा जाने वाला सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसकी फोटो ले लो, ये सारे बच्चे करके मेरे को भेजोगे। सर ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है, सिमरन कर ली आपने एनसीईआरटी बेटा? यस सर। सर वेरी थोड़े से गुड। एडिशनल रहते हैं बस लास्ट वाले। और सिमरन बहुत बेटा मेरे को अंडर 5 पोजीशन चाहिए। हाँ, कौन सी पोजीशन चाहिए? अंडर 5। इस बार ले आएगी? ये सर। चलो, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी कहीं देखा देखा सा लग रहा है मेरे को। करोगे ट्राई एक बार इस क्वेश्चन को? चलो पहुंचने वाले, करो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई। ये V से कनेक्ट किया होगा, तो जो उसकी एनर्जी आई होगी वो कितना आई होगी, और जो चार्ज आया होगा वो C आया होगा। तो दूसरे C वही सेम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया तो ऐसे करके क्या होगा, ये डैश V डैश, यानी कि Q1 डैश अपॉन C Q2 डैश अपॉन C। अरे ये क्या, आ गया। Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर CV होगा, तो Q1 डैश बराबर CV का आधा, तो V डैश हो गया होगा V/2, यानी कि इन दोनों में पोटेंशियल आधा आधा होगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C। फाइनली निकालनी, ईच कैपेसिटर में निकालनी है। तो ईच कैपेसिटर में कितनी आ रही है, U/4 आ रही है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपरों में, आप लोग खुद कर लोगे। आरजू, महक, यस सर हो गया यस ये सर। वाला। झलक, झलक मेरी आवाज सुन रहे हो आप? यस सर। गुड। ये तो क्वेश्चन सब आप एनसीईआरटी में सब गिवन है। अब हेडिंग डालो, वेंडी ग्राफ जनरेटर। वेंडी ग्राफ जनरेटर।
हेडिंग डाल दी सबने, वेन डिग्राफ जनरेटर। Yes, sir. अब मैंने तुम्हें वेन डिग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है पहले समझाता हूँ मैं तुम्हें। एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये कोई स्फीयर है, मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं जो चार्ज दे रहा होता हूँ, मैंने तुम्हें बताया कि लिमिट तक दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इसकी जो चार्ज देने की, इसमें हम इतना ही चार्ज बढ़ा सकते हैं कि बगल में जो एयर हो उसमें ब्रेक डाउन ना हो। यानी कि अब चार्ज की एक लिमिट है, यानी कि यहाँ पे क्यू मैक्स डिफाइंड है। क्यू मैक्स क्या है? डिफाइंड है। अब अगर हम जब ये निकालते थे के क्यू अपॉन आर इज लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 8 9 कहा बेटा, कुछ याद करा रखो रे, याद रखा रखो। तो यहाँ से जो Q आता था वो आता था लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। तो अगर Q मैक्स कहता मैं, तो Q मैक्स कितना हो जाता? 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में के, यही होता। हेलो। अब जैसे जैसे मैं आर बढ़ाता क्यू मैक्स भी बढ़ता चला जाता। क्यू मैक्स भी क्या होता बता? बढ़ता चला जाता। बात समझ में आई? यस सर। गुड। अब होता क्या है, यहाँ पे देखना ग्राफ जनरेटर में एक ये ना हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, इसके बाद क्या है? हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। और इसको ध्यान से देखना, इस सेल में होता क्या है, मैंने इस सेल में इसको पढ़ते भी रहना। इनर स्फीयर एंड द आउटर सेल इज कनेक्टेड विद अ वायर। इनर स्फीयर कौन सा है? मान लो यहाँ पे ये इनर स्फीयर है हमारा, क्या है? इनर स्फीयर है। इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर को हम लोग एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। जब भी हम इनर स्फीयर और आउटर सेल को कनेक्टेड विद अ वायर, तो क्या होगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा? बाहर। बाहर। पता ही है हमें, समझ में आई बात? इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग आउटर सेल पे वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज आउटर सेल। अब जैसे जैसे आउटर सेल पे चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एट आउटर सेल कीप इंक्रीजिंग। उसका पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा बेटा, है ना? पर वो क्या कह रहा है, until the potential of outer cells keep increasing until electric field reaches the dielectric breakdown। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से ज्यादा हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा करेंगे तो एयर आयनाइज हो जाएगी। एयर जैसी आयनाइज होगी, सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग बन जाएगा, यानी कि फटाक से पूरे स्फीयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ वेन डिग्राफ जनरेटर। लिख लो इसको, तुम्हारे पेपरों में आता है ये प्रिंसिपल ऑफ वेन डिग्राफ जनरेटर। हम इससे जनरेट क्या कर रहे होते हैं, हम एक हायर पोटेंशियल जनरेट कर रहे होते हैं। क्या जनरेट कर रहे होते हैं इससे हम लोग? हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कैसे जनरेट कर रहे होते हैं? आर इंक्रीज करके। अब आप कहोगे सर हायर पोटेंशियल की जरूरत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में, जहाँ पे हमें चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करना पड़ता है। तो मैंने तुम्हें बताया था E इंटू वी, एनर्जी बाय चार्ज पार्टिकल। अगर V क्या है, एसिलरेटेड पोटेंशियल। याद आ रहा है सिमरन? Yes, sir. ये एसिलरेटेड पोटेंशियल है। तो यही है वेन डिग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल। क्या है ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल? हमने इसमें क्यों नहीं बढ़ाया? अब देखो क्यू, हम ना बाहर क्यू ये चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं, अब ये क्यू आता कहाँ से है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
सर ये बना क्या रखा है नौटंकी इतनी अजीब सी है, मतलब क्यों, क्या है ये है क्या जी, सिस्टम क्या है ये वर्क कैसे कर रहा है, इस पे काम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई सबको। वेंडी ग्राफ जनरेटर का काम क्या है? टू प्रोड्यूस हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लिखा है इसने, दैट कैन बिल्ट अप अ वोल्टेज इन ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स, बहुत ज्यादा, काई के लिए, टू एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स टू अ हाई एनर्जीज रिक्वायर फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, समझ आई बात। और प्रिंसिपल ये है एक तरीके से वर्किंग, द लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स ऑफ फ्यू मीटर रेडियाई, रेडियाई फ्यू मीटर होती है, 3-4 मीटर रेडियस का बहुत बड़ा स्फेयर होता है, सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग कॉलम, अ लॉन्ग इंसुलेटेड बेल्ट ऑफ रबर और सिल्क। ये बेल्ट दिख रही है तुम्हें ऐसे घूमते हुए, ये जो पुलिस में बेल्ट चल रही है, ये बेल्ट दिख रही है उधर, हाँ जी। ये बेल्ट काय की होती है? डेट इज चार्ज कैरियर बेल्ट कह रहा है एक। अब सर ये चार्ज कैरियर बेल्ट क्यों है? द लॉन्ग इंसुलेटेड बेल्ट ऑफ रबर और सिल्क इज बाउंड ओवर टू पुलीज, वन एट ग्राउंड लेवल एंड अदर एट द सेंटर ऑफ सेल। दूसरी सेल के कहां पे रखी हुई है? सेंटर पे। दिस बेल्ट कंटिन्यूअसली कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑन इट। अब आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पर से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, ये जो है पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बेल्ट के थ्रू ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे ये यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे आपने एक ऐसे करके कनेक्शन बना रखा है, ताकि जैसे ये यहाँ पहुंचे सारा का सारा चार्ज स्फीयर में पहुंच जाए। समझ आई बात? यस सर जी। ठीक है, यानी कि चार्ज को हम यहाँ से स्प्रे कर रहे हैं, किसके ऊपर? बेल्ट के ऊपर, और जैसे ये ऊपर पहुंच रहा है, बेल्ट जो है सारा का सारा चार्ज आउटर सेल पे पहुंचा दे रही है। बात समझ में आई? और कब तक पहुंचाएगी, कितना पहुंचा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसकी रेडियस कैसे डिफाइन की गई है। बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए, ये वर्किंग नोट कर लीजिए वेंडी ग्राफ की। इशिका है क्लास में? इशिका, इशिका इशिका तबीयत ठीक है आपकी? पढ़ाई चल रही है ना बढ़िया? हाँ जी सर। हाँ बेटा, खूब मेहनत कर। हाँ, तो एक बार प्रिंसिपल दिखा दो। प्रिंसिपल की खास जरूरत नहीं है, जो ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल ये है, जो ये लिखा है इसको लिखो, वो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा और लिख क्या रहा है, इसको ज्यादा लिखो, ठीक है। डन सर। एक्चुअली ये जो समझाना चाह रहा है ना, ये जो चीजें लिखी हैं, ये वो चीजें मैंने आपको बताया है। उदय, हम चार्ज किसको दे रहे हैं, इनर को आउटर को? इनर वाले को। इनर को। और उससे ये ऑटोमेटिकली बाहर चले जा रहा है कनेक्टिंग वायर के थ्रू, तो वो ये बता रहा है कि ये बाहर क्यों जा रहा है। ये तो मैं आपको प्रूफ, हमने किया था ऐसे सवाल कि सारा बाहर चले जाता है, उसी को वो समझा रहा है बस, कि सारा का सारा बाहर चले जा रहा है, वो हमें पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख लिया सबने? महक लिख रहे हैं सर अभी। महक बड़ी धीरे धीरे लिख रही है बेटा आज। सर चार्ज स्प्रे मतलब इसमें कोई मेटल प्लेट लगाई है या कैसे?
क्या क्या चार्ज? चार्ज स्प्रे कर रहे हैं ना, ये जो अंदर वाली है। मैं इसकी ड्राइंग बनाऊं एक बार खुद से, देख। ये सबसे पहले क्या हुआ तो तुम लोग को समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या। सबसे पहले ये इनर स्फेयर है, इसको पुली शेप में बना रखा है। ये सिल्क की वो ले ली, एक थ्रेड ले लिया ऐसा करके, ठीक है। अब समझना, ये दोनों पुली हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये दोनों ये फिक्स्ड है ग्राउंड पे, मैं यहाँ पर से जो है पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर रहा हूँ किसी मशीन से। क्या स्प्रे कर रहा हूँ? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इस इंसुलेशन के थ्रू ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा ना बेटा? ये सर। ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, जैसे ये क्या पहुंचा यहाँ पे, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक मेटल आउटर के साथ, ये मेटल वायर लगा के, ये आउटर सेल है। तुरंत क्या होगा सिमरन? चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, धड़ाम से सारा चार्ज चले जाएगा बाहर। बस ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। ये सर वैसे स्प्रे कर रहे हैं इसे, इसमें मेटल प्लेट लगा दो, उससे भी हो जाएगा। तभी आपको दिख रहा होगा कि जब ये बेल्ट ऊपर जा रही है तो इसमें चार्ज है, बट जब बेल्ट वापस आ रही है तो देखो चार्ज नहीं दिख रहा है। वापसी में चार्ज दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रही थी अगर मेटल प्लेट लगाते तो भी तो चार्ज फ्लो करता रहता है ना। मेटल प्लेट लगाते एक्चुअली, ये जो है ना देखो, मेटल प्लेट में क्या होता है, मेटल प्लेट अपना दिमाग लगाती है, मेटल प्लेट चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पर ये इंसुलेटेड है, रबर है, या फिर आपका नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज जहां पे दिया वहीं पे रुक गया होगा, फिर आराम से बेल्ट के साथ ऊपर को जा रहा होगा, ठीक है। यस। मेटल तो वो समझी नहीं समझी? हाँ जी सर। चलो क्लियर है? आ गया सबको समझ में वेन डी ग्राफ जनरेटर? वेन डी ग्राफ जनरेटर महक हो गया बेटा? यस सर। सर ऊपर तो हमने मेटल ही रॉड कनेक्ट किया है ना, ताकि वो दूसरे आउटर स्फेयर पर चला जाए। ये मेटेलिक वायर है। यस सर। ओके नेक्स्ट, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो मुझे। द स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 charge q1 is enclosed by the spherical shell of radius r2 charge q2 shows that if q1 is positive the charge will necessarily flows from sphere to the cell है। ये वही तो बता रहा है जो अभी हमने करा, वायर से चार्ज बाहर की तरफ जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया तो ये q1 सारा का सारा चार्ज बाहर चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा q1 प्लस q2, ठीक है। यस सर। क्या रखा है इसका आपने प्रूफ? बाकी ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो वेन डी ग्राफ जनरेटर हुआ हमारा खत्म। अब हेडिंग डालो सारे बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग हर वन। मैंने एक भेजा तो है, उसी में होंगे कल के। अब ऐसे पर्टिकुलर कल के नोट्स कैसे भेज पाऊंगा मैं आपको? उसी में है जो चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन। आपका कोई दोस्त है क्लास में? मैं किससे मंगाऊं नोट्स? चल मैं देखता हूँ, रुक जा, किसी से नोट्स मंगा के देखता हूँ, फिर बताता हूँ शाम तक। एक मैसेज ड्रॉप कर देना मेरे को कि सर किसी से मंगा दो। बेटा ये एक तो एक काम करना ना, अभी मैं 12th की क्लास में हूँ, आप मुझे 12:30 बजे फोन करना। चलो हेडिंग डालो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तुम्हारा, सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मस्त चैप्टर है, और कैपेसिटर की बहुत सी चीजें तुम्हारी इसी चैप्टर में
खत्म होने वाली हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें करंट के बारे में बताता हूँ। तुमने दो टाइप की करंट पढ़ी होगी, एक एसी और एक डीसी। ये जो चैप्टर है ये हम डीसी पढ़ेंगे। एसी चैप्टर हमारा जो है ना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा है? चैप्टर 7। पढ़ना हमें दोनों ही है, पढ़ने हमें दोनों ही है। अब अगर मैं अर्पिता दीदी से एक नॉर्मल ही छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि करंट इलेक्ट्रिक, अच्छा करंट माने क्या होता है? अगर मैं एक वर्ड पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट माने होता है ग्रुप। ऑफ चार्ज। जैसे हम वाटर करंट बोलते थे, पानी की धार, या विंड करंट बोलते हैं, यानी कि जब हवा, जैसे आजकल वो तूफान आ रहा है ना उधर पश्चिम बंगाल में, व्यास तूफान, तो वहां पे विंड करंट प्रोड्यूस हो रही है। करंट मतलब होता है ग्रुप, और इलेक्ट्रिक करंट पूरा मतलब होता है द ग्रुप ऑफ चार्जेस, द ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बोलनी हो तो अब हम ये ग्रुप ऑफ चार्जेस तो एक नॉर्मल इंग्लिश हो गई। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बोलनी है तो हम क्या बोलेंगे? द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? हेलो, नहीं सर कोई प्रॉब्लम। अभी जो फ्लो ऑफ Yes, चार्ज है sir. ना, यही सबसे खतरनाक चीज है। सर सॉलिड्स में कौन सा चार्ज फ्लो करता है? लिक्विड में कौन सा चार्ज फ्लो करता है? गैस चार्ज फ्लो करता है। और एक सेमीकंडक्टर, उस दिन तुम लोग केमिस्ट्री में मैं देख रहा था, शेखर सर से होल्स के बारे में पूछ रहे थे। किसके बारे में पूछ रहे थे? होल्स के बारे में। मैं ऐसी तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ था, केमिस्ट्री पढ़ रहा था एक दिन। तो ये जो ये है, ये आपका लास्ट चैप्टर है ऑफ क्लास 12। क्या आप लोग क्लास 12 का कौन सा चैप्टर है? क्लास 12 उसमें पढ़ोगे, ठीक है? हेलो। यस। अब सॉलिड्स में आपका चार्जेस कौन से, फ्लो ऑफ चार्ज, वो चार्ज क्या होते हैं सॉलिड में? अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मोबाइल लैपटॉप। मोबाइल इलेक्ट्रॉन। भाई प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकते ना रक्षिता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हाँ जी। लिक्विड में कौन मूव करते हैं? आयंस। आयंस। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं सिमरन? कैटायन। कैटायन। Cation. स्पेलिंग क्या होती है? सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। और इसकी? एनायन, एनायन। एनायन। ठीक है। गैस में क्या होता है ना, गैस में आपका एक तो पॉजिटिव आयन ट्रीट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ही होता है। कहने का मतलब क्या है सर, पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आयन क्यों नहीं है? एक्चुअली गैस में क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जरूरी नहीं है कि वो गैस के दूसरे मॉलिक्यूल में जाए। भाई जब दूसरे मॉलिक्यूल से स्टिक करेगा तभी तो उसको नेगेटिव आयन बनाएगा ना। भाई यस नेगेटिव सर। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, पॉजिटिव आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। अब जब ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से के साथ कनेक्ट हो जाए आयन बनता, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव आयन बने। जनरली गैस में हमने देखा कि पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन की ही फॉर्मेशन होती है। वैसे ही सिमिलर सेमीकंडक्टर में कौन से होते हैं चार्ज कैरियर? तो ये होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप बढ़ोगे लास्ट चैप्टर में तो इसमें अभी घुसना नहीं है, बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिख लेना है। इंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। समझ आई बात? ये होता है चार्ज कैरियर। सिमरन पिक्चर क्लियर है? यस सर। वेरी गुड।
अर्पिता अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना बेटा। गुड। लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, और चार्ज को क्यू से। इसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम। कूलम। कूलम्स। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? करंट या चार्ज? चार्ज। पिटेगा पिटेगा पिटेगा। सॉरी। फंडामेंटल कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी में चार्ज आती है, करंट, करंट आती है? करंट। करंट आती है। चार्ज तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इनका रिलेशन क्या होता है? आपको पता होगा, I बराबर डी क्यू बाई डी टी। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। या इसको क्या बोल सकते हो आप? स्लोप ऑफ क्यू एंड टी कर्व। याद आ रही होगी क्लास 11th की डिफरेंशिएशन, जहां पे जब पढ़ाई थी तो ये सारी चीजें वहां पे कभी कभी यूज हो रही थी, है ना? या डी क्यू बराबर आई डी। क्यू बराबर क्या होता है बेटा? आई डी टी, T1 से T2। इस तरीके से हम लोग की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है? ये जो लिख रहा हूं मैं, ये चीज सबको समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं कि पहली बार पढ़ रहे होगे? नो सर। गुड। अच्छा, जो चलो और आगे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है, Q बराबर 3t² + 2t। फाइंड आउट I एट t = 2 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो। 6t + 2, तो I एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा? 14 एम्पियर। पिक्चर क्लियर है? हेलो हेलो। यस सर। क्वेश्चन दिया होता I बराबर 60। अब से क्वेश्चन फ्लो होता चार्ज फ्लो फ्रॉम t = 2 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। कैसे निकालते हैं? Q = I dt। तो बराबर I dt लिमिट 2 से 4 6 आएगा। ये आता है 60 dt अपॉन 2 to 4, तो ये आ जाता है 6 t² 3। 4 चौक 16 -2 दूनी 4, 12 3 36 36 कूलम्स। क्लियर? यस सर। हाँ जी। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर? स्केलर। देखा जाए तो करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, बिल्कुल है। पर पहले तो कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है। पहला तो ये था, दूसरा क्या था? वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। क्या करंट वेक्टर रूल ऑफ एडिशन फॉलो करती है? नहीं। नो सर। तो करंट को ना हम लोगों ने रखा हुआ है एक डिफरेंट क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, या फिर टेंसर को हम स्केलर भी बोलते हैं। मतलब अगर ऑप्शन आपको दिया हो वेक्टर, स्केलर, टेंसर या नन ऑफ दीज, तो आंसर होगा टेंसर।
अगर स्केलर और वेक्टर दिया हो तो उसमें स्केलर होगा, ठीक है। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये जो करंट है ये कौन सी करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सी करंट है बेटा? एट टू इक्वल्स टू किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंट अब इसके बाद और आता है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो आई सर एवरेज करंट तो होना चाहिए था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ अपॉन डेल्टा टी, यही ना? यही होना चाहिए था। अब मुझे एक बात बताओ, आई बराबर कितना? डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी क्यू बराबर कितना हो जाता अर्जुन? आई डी टी हो जाता। अगर इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर देता तो ये हो जाता डेल्टा क्यू, और इसको सर ऐसे ही लिख दो आई डी टी। बढ़िया है। यानी कि ये आपका हो गया आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन में डेल्टा टी। अब एक बात बता, डेल्टा टी क्या होता है? डी टी को अगर इंटीग्रेट से टी टू तो ये डेल्टा टी तो मिलता, ये डेल्टा टी का ये लिखने का तरीका है। तो इसको थोड़ा और शानदार तरीके से लिख देते हैं। तो ये आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट टी वन से टी टू लिमिट टी वन से टी टू, डेट इज एवरेज करंट। ये क्या होती है हमारी? एवरेज करंट। इसको देखो, इंटीग्रेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन को एक चीज बोला जाता था, क्या था वो? एरिया अंडर आईटी कर एरिया अंडर आईटी कर आईटी। इसको नोट करो, फिर चर्चा करते हैं इसके ऊपर। अगर इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता एवरेज करंट बिटवीन 0 से t बाई टू, एक काम करते हैं, ये पहले तो कर उल्टा बना दिया आपने। ऐसे ये होगा ना, एक टाइम पीरियड ऐसे करके, फिर ऐसे करके। एवरेज करंट बिटवीन 0 से t बाई टू, तो कैसे सॉल्व करते हैं मुझे बताना, आंसर निकालना, ठीक है सारे उससे। और फिर T2 से डिवाइड। आराम से, ये आई नॉट है। कैसे निकालते हैं सर? हमें पता है एवरेज करंट, या ऐसे लिखो या एवरेज लिखो सर, ये होता है आई डी टी अपॉन डी टी, 0 से t बाई टू 0 से t बाई। या फिर अगर शॉर्टकट देखते हैं तो, क्योंकि सर ये ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छे से दिया है, ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो हम लोग इसका एरिया भी निकाल सकते हैं ना। एरिया अपॉन ये हो जाता है t बाई टू। अब इस ऊपर वाले का एरिया निकालो, कोई कैसे निकलेगा? 1 बाई टू t by 2 अपॉन में t बाई टू। तो आई एवरेज कितना आ गया द्वारिकाधीश? IT बस हाफ आई उसके बाद आई नॉट बाई टू आ गया। हाँ जी। वेरी गुड। इसी में अगर ये तो ए पार्ट था क्वेश्चन का, अगर बी पार्ट पूछा होता आप लोगों से, मुस्कान, मुस्कान है क्लास में? यस सर। ये कौन सी वाली मुस्कान है? एवरेज 0 से टी तक पूछा होता, फिर क्या होता? 0 से टी तक निकालो जरा। मुस्कान, वेयर इज मुस्कान? यस सर। मुस्कान मेहता कौन सी है? 87 या 30?
नहीं, अच्छा मुस्कान मेहता का तो नाम ही लिखा हुआ है। उसके अलावा दो मुस्कान, एक गायब हो गई अभी अभी। ये कौन सी मुस्कान है 30? सर जो सिमरन। सिया सिमरन के साथ? यस ठीक सर। है बेटा, ठीक ठीक, वेरी गुड। वो मुस्कान दूसरी वाली कहाँ गई, हाइब्रिड वाली? सर वो याद? इवनिंग में लगाती है। क्या बेटा रितेश? इवनिंग में लगाती है सर वो। ओके, रितेश नहीं, रितेश में कह रहा हूँ। झलक, झलक। यस सर। गुड। और काशवी, काशवी ने तो सही कर रहा है इस बार। ठीक है। राघव गोयल है क्लास में? चलो, ये वाला आई एवरेज कितना हो जाएगा, किसी का आंसर आया? 0 0 सर जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे। वेरी गुड प्रिंस, 0 होगा। क्लियर है सबको? है सबको? जी आ गया। गुड। पर बाय चांस मान ले प्रिंस पेपर में ऐसा ना दिया हो के, आपको साइन टी ऐसे करके कर्व दिया होता, अब क्या करते हैं? ये 0। इंटीग्रेट करके करते हैं अब सर, अब कोई हमारे लिए हमें उल्लू बना रहे हो आप। अब हम इसको सर इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, 0 से t/2 तक करते हैं, t/2 हो जाता। ये हो जाता इंटीग्रेशन ऑफ a sin t, 0 से t/2। तो प्रिंस क्या करते, a बाहर ले लेते, cos t -cos का लिमिट 0 से t/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाता? अच्छा, अपॉन में t/2 भी होगा तो 2a/t माइनस आ जाता cos t/2 माइनस cos 0। अब एक चीज यहाँ पे लिखा होता, जो t होता वो आपका 2 होता, तो t/2 कितना होता पाई, ये कंडीशन मैंने आपको दी होती। तो सर ये हो जाता -2a/t। यो आपका आ जाता कितना, cos पाई माइनस cos 0। भाई cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 तो ये कितना हो जाता, 4a/2 पाई। इससे करता तो ये आ जाता 2a/पाई। क्लियर? जी। हाँ जी। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मुस्कान नोट कर लिया बेटा? यस सर। वेरी गुड। नो सर। डन सर।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड। अब लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की, अब तुम्हारा मेन करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो रहा है। ये पार्ट वो है जो आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि 10th में हम लोग इतना नहीं समझाते हैं, पर 12th में हम लोग पढ़ते हैं। मान लो ये कंडक्टर है भाई, कंडक्टर में क्या होता है मुझे बताना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और आयंस होते हैं। एंड आयंस, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो क्या होता है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव कर रहे होते हैं? रैंडम। रैंडम मूव कर रहे होते। कैसे मूव कर रहे होते बेटा? रैंडम। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर randomly move with स्पीड ऑफ 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। पता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है? 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड होती है। समझ आई बात? कब? और सब रैंडम मूव कर रहे होते हैं। सब क्या मूव कर रहे होते हैं? रैंडम। अगर मैं आप लोगों से कहता एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका आंसर क्या होता? 0। जीरो। क्योंकि रैंडमनेस के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ड्यू टू रैंडमनेस। क्लियर है? समझ आई बात? वेरी गुड। अब क्या हुआ? अब इसके अक्रॉस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते, अब ध्यान से देखना, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा इसकी इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा होगा ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो, यस सर। जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, ये दूरी d है, यहाँ पे पोटेंशियल v है और ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? v। ये E और इस d में रिलेशन क्या होगा? अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो E बराबर v अपॉन डी भी हो सकता है ना, ये भी हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। ये पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर भी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है Fe, ये क्या होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? E अपॉन me। तो मैंने फॉर्मूला लगा लिया E इक्वल्स टू U प्लस AT, और यहाँ पे लिख दिया एवरेज, ये भी लिख दिया एवरेज। अब इनिशियली बताओ, जो एवरेज वेलोसिटी थी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 थी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या हुआ? ये सब के सब के ऊपर एक एक्सीलरेशन लगने लगा t, ऐसे करके। फिर ऊपर आपने फोर्स लिख दिया, वो वहाँ पे एक्सीलरेशन आना है।
क्लियर है? तो देखो हमारा V एवरेज कितना आ गया, ई अपॉन एम ई, और इस टी को मैंने लिख दिया टाउ। टी को मैंने क्या लिख दिया बेटा, टाउ। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? सबसे पहले सर तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था? हाँ बेटा, तो पहले लिखने दो फिर बताना। लिखो फिर लिखो। लिख लिया सर। लिख लिया? हाँ बेटा, अब एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे भाई, अब इधर को एक फोर्स लगना शुरू हो गया है Fe, तो जब ये मतलब इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा, किधर को, लेफ्टवर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब ये टकराते हैं एक दूसरे से, टन टक 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 ऐसे करके ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कोलाइड करेंगे ना सब एक दूसरे से। यस सर। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दिस इज द एवरेज टाइम between two successive collision, average time between two successive collision। टाइम क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूं, महक ढंग से यहां सुनना, ठीक है? मान ले यस ये इलेक्ट्रॉन था, ये गया यहाँ पे पहली बार टकराया, टाइम लिया t1, फिर ये टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, टाइम लिया t2, फिर ये ऐसे आया यहाँ टकराया, टाइम लिया t3, फिर ये ऐसे गया यहाँ पहुंचा, टाइम लिया t4, फिर ये ऐसे करके आया यहाँ पहुंचा, टाइम लिया t5। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्या होगा, ये हर कोलिजन का टाइम लिखा, जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन का क्या हो, इक्वल हो, अपॉन में 5। ये क्या आ गया मेरा, टाउ निकल के आ गया, क्या आ गया, टाउ निकल के आ गया। यानी कि टाउ क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्लियर है? बट ये तो बहुत सारी कोलिजन्स हैं हमारे पास, हमने तो सिर्फ 2 सक्सेसिव लेनी है। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन यानी कि इसके और इसके बीच का टाइम है ये टक्कर हुई और ये टक्कर हुई, दो कोलिजनों के बीच का टाइम है ये। तो ऐसे तो ये बहुत होंगे, पर मैंने 5 के लिए एवरेज निकाल दिया, ठीक है? ओके सर। गुड। अब ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज स्पीड by which electrons are drifted towards
positive terminal when external electric field is applied. तो ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन समझ में आई? Speed by which electrons are drifted towards the positive terminal when external electric field is applied, called drift speed. drift speed. आ गया समझ? यस सर। तो ये हम लोगों ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सीख लिया? कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब थोड़ा करना। अगर मैं एक सवाल पूछूं अक्षिता से, अक्षिता बचपन में आपने करंट की डेफिनेशन सीखी थी, क्या होता है कोई बता सकती है मेरे को? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q अपॉन T, Q अपॉन T पढ़ी थी ना? रेट ऑफ बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? देखना अक्षिता डेफिनेशन बना रही है करंट की, यानी कि अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन I एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, VD। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? VD। गुड। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है? अब क्या होता है, मान लो ने यहाँ पे अपनी आंखें लगा ली, यहाँ पे अपनी आंखें गड़ा दी। अब वो यहाँ पे देखेगी कि इस लाइन से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। अक्षिता माना ये कोई इलेक्ट्रॉन होता तो ये dt टाइम पे कितना आगे बढ़ पाता? vd स्पीड के बराबर बढ़ पाता। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं dt टाइम में कितना आगे बढ़ पाते? हमें पता है ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये कितना आता है हमारा? vd इंटू dt है या? सर गुड। तो मैं अक्षिता से पूछता, अक्षिता करंट क्या होती? अक्षिता बोलती Q अपॉन T। अब ये Q कौन सा चार्ज होता? चार्ज passes through that passes in dt time. point in dt टाइम अपॉन में dt। अब अक्षिता को निकालना था चार्ज। अब अक्षिता एक बार बताओ इसमें कितना चार्ज आया होगा? तो अक्षिता एक तरीके से चार्ज कैसे निकालेगी? अगर ये चार्ज निकालना होगा तो अक्षिता क्या करेगी? वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेगी, उसमें जितने होंगे वही क्या होगा? चार्ज होगा। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? VDT इंटू ए। ए क्या हो गया? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ना बेटा, इंटू एन। मैंने यहाँ पे एक चीज मल्टीप्लाई करी और इसको क्या बोला? एन। ये एन क्या है? नहीं, मल्टीप्लाई करा मैंने एन इंटू ई। ध्यान से सुनना।
मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ई। ये n क्या है? n है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे? n इंटू वॉल्यूम, और एक चार्ज पे जो एक पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो e। तो टोटल चार्ज आ गया n e a dt। ये आ गया ना बेटा? यस सर। dt से dt कट गया। ये बोर्ड पेपर में आता है रिलेशन, तुम्हारे स्कूल में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो I बराबर क्या आ गया? n e a b t। दिस इज द रिलेशन। व्हाट इज दिस I? करंट। 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 व्हाट इज दिस n? डेंसिटी। Density. Number of electrons per unit volume. What is this E? चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। Charge in one electron. A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन। Area of cross section. और VD क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड। VD हमारी आ गई ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो ये तो करंट का एक रिलेशन आ गया। समझ आ गई बात? बड़े आराम से समझो पहले इसको महक। यहाँ सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर इनटू एन ई नहीं लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर, एक्चुअली Into NE. वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर इनटू, हाँ, इनटू NE। ठीक है, समझ आ गई महक बात? यस सर। अब थोड़ा सा ना स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं। ये ड्रिफ्ट स्पीड है क्या? द्वारिकाधीश क्या बता सकते हो ये ड्रिफ्ट स्पीड है क्या? क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा, क्या सब उस तरफ भागना शुरू हो गए होंगे? नहीं। ड्रिफ्ट स्पीड एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है।
हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो अभी भी रैंडम ही मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो स्टिल क्या मूव कर रहे हैं, रैंडम। इलेक्ट्रॉन still moves but due to external electric field there is a net non-zero displacement of electrons in towards positive टर्मिनल। मेरी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे चलने लगे, वो अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन अब जो वो बदतमीजी कर रहे हैं उसमें भी एक कायदा है कि सर हम ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो देख रहा है। समझ आई बात? यानी कि उनका जो रैंडम मोशन है अब वो एक थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है टुवर्ड्स। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधे चलने लग गए हों, इलेक्ट्रॉन अभी भी रैंडम कर रहे हैं पर एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और ड्रिफ्ट स्पीड की जो वैल्यू है ना वो 10⁻⁻² से 10⁻³ मीटर पर सेकंड तक होती है, बहुत कम होती है ड्रिफ्ट स्पीड। जबकि इलेक्ट्रॉन की खुद की स्पीड कितनी थी? 10⁻⁶। याद है? जी। तो इसको नोट कर लीजिए कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कर लिया नोट? अच्छा, लेट सपोज सिमरन ये एक नहर है पानी की। क्या है बेटा? नहर है। यहाँ पे नहर थोड़ी सी चौड़ी हो गई, फिर नहर बहुत ज्यादा पतली हो गई, तो क्या होता है? पानी तो जितना यहाँ से आ रहा होता है उतना ही पानी यहाँ पे फ्लो करेगा और उतना ही पानी यहाँ पे फ्लो करेगा ना? हाँ जी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जहाँ पे नदी चौड़ी है वहां पे कहीं बाहर से पानी आ जा रहा होगा, या नदी अगर पतली हो रही है तो पानी कहीं गायब हो जाएगा। पानी तो बराबर उतना ही फ्लो करेगा। समझ आई बात? समझ आई? यस। तो सिमिलरली जो पानी होता है वो क्या होता है? वाटर करंट। पानी क्या होता है? वाटर करंट। वैसी हमारी एक इलेक्ट्रिक करंट आती है, इलेक्ट्रिक करंट भी तो वाटर करंट की तरह ही होगी। मान लो मुस्कान मेहता ने जो कंडक्टर लिया वो नॉन यूनिफॉर्म ले लिया। मुस्कान मेहता ने जो कंडक्टर लिया वो कैसा लिया मुस्कान? नॉन यूनिफॉर्म ले लिया। अब मुस्कान दीदी कहती सर यहाँ से तो आई करंट जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी करंट यहाँ पे होती आई उतनी आई करंट यहाँ, यस की नो? यस सर। करंट थोड़ी वैरी करेगी। अब ये A2 है, ये A1 है। अब एक बात बताओ, ये जो n होता है, जो हमारा I का फॉर्मूला था NeAVD, ये n क्या होता है? नंबर डेंसिटी। अब एक बात बताओ भाई, लोहे का चाहे जहाज बनाओ चाहे लोहे की साइकिल बनाओ, डेंसिटी तो इक्वल रहेगी ना? जी। यस सर। यानी कि जब आप इस वाले पोर्शन में होगे तो भी n तो उतना ही रहेगा, ये VD1 कर ऐसे आ जाएगा। जब आप इस वाले पोर्शन में होगे तो NeA2 VD2 आ जाएगा। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से क्या हो जाती है? चेंज होती है।
चेंज हो जाती है। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से क्या रिलेशन आया कि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी। ये एक रिलेशन आ गया। जी, A2 आएगा वहाँ पे। भाई जब VD कम होगा तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम होगा तो VD ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। सर यानी कि आप सीधे कह सकते हो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। हाँ बेटा, सर n तो दोनों जगह सेम नहीं होगा। एन नंबर सेम ऑफ, होगा ना, मैंने बताया ना डेंसिटी, डेंसिटी ठीक है सेम सर, डिनोमिनेटर सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वॉल्यूम भी तो बदलेगा, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा तो वॉल्यूम भी तो बदलेगा। डेंसिटी तो मैंने क्या बताया था आपको, चाहे लोहे का जहाज बनाओ चाहे लोहे की साइकिल बनाओ, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है सर। समझ आई? यस सर। नोट कर लीजिए। सर नोट करना था ऊपर एक बार। ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब जो टॉपिक आता है वो है करंट डेंसिटी, इसके बाद वाला करंट डेंसिटी को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पहले इसको समझते हैं आराम से। लेट सपोज ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का पार्ट है, इसका एरिया A है, यहाँ से ऐसे करके I करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करके, ठीक है, करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पार्ट में करंट डेंसिटी क्या होती है, J, तो J बराबर होता है I/A। बड़े ध्यान से सुनना, हाँ, I/A। ये जो एरिया होगा ये कौन सा एरिया? एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ आई? देखो ये जो A है पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, साफ दिखाई दे रहा है, सही है। अब सर आप तो कह रहे हो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई J की डायरेक्शन कौन डिफाइन करेगा? J की डायरेक्शन होगी along उल्टी। डायरेक्शन ऑफ करंट, along डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? समझ आई बात अर्जुन? यस सर। अगर अर्जुन मैं कंडक्टर के एरिया को ऐसा कर देता, ये अब कहता है यहाँ पे निकालो, तो आप क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बना देते हैं, थीटा पता होना चाहिए फिर। करंट तो ऐसे करके फ्लो हो रही है, ये एंगल थीटा है, ये एरिया A है, तो अब ये क्या हो जाता मेरा? चलो इसको A डैश ले लेते, तो ये क्या हो जाता मेरा? A डैश cos cos थीटा। तो अब जो J बनता वो बनता I/A डैश cos थीटा बनता है ना बेटा? यस सर। यानी कि हमें एरिया कौन सा उठाना है? परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला। वैभव अग्रवाल, वैभव
यस सर। सही चल रहा है भाई? इस बार तो फोन ऑन भी नहीं कर रहा है तू, क्या बात? सही चल रहा है सर अभी तक तो। ठीक है। समझ आ गई ये बात? कपिल है क्लास में? कपिल? करंट डेंसिटी समझ आ गई सबको? हाँ जी आ गई। ठीक है, चलो करंट डेंसिटी में भी हमारा, अभी तो हम खाली एप्लीकेशंस पढ़ने की, हमें इसको कैसे कैसे आगे को बढ़ना है। चलो करंट डेंसिटी भी हमें समझ में आ गई। अच्छा, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? एम्पियर एम्पियर अपॉन पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर। ये चीजें सबको क्लियर है ऑलरेडी, तो इसमें अभी ज्यादा कुछ चक्कर है नहीं पढ़ने का। अब हमारा आता है रेजिस्टेंस। क्या आता है? रेजिस्टेंस, या जिसको हम एडिंग डालते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, मुझे बताओ। E directly proportional to I और कांस्टेंट temperature. फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन में लेंथ और एरिया आते हैं। एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज प्रोपोर्शनल टू I। यही तो कहता है ओम्स लॉ, यानी कि V इज इक्वल्स टू R इंटू I। और ये R क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है। अब मैं आज तो तुम्हें थोड़ा सा 9 या 10th लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा घुस जाओ। अब ये V है, यहाँ पे मैं I बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है भाई। ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ध्यान से देखो। y बराबर mx की तरह लग रही है ना ये इक्वेशन, यानी कि दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ओमिक कंडक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ओमिक कंडक्टर्स? कंडक्टर which follows ओम्स लॉ। जो क्या फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ। ने क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। अब ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ सेड ओम्स लॉ सेड देयर इज अ, सेव लिखना चाहिए, ओम्स लॉ is there is a straight line between potential and I। V और I का कर्व क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, ये जो थीटा होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। पर रिमेंबर, ये थीटा आपको किसके साथ लेना है? आई के साथ। आई के साथ। एंगल थीटा विद एक्सिस रिप्रेजेंट्स करंट। जो करंट रिप्रेजेंट कर रही हो एक्सिस। याद है 10th के बोर्ड में कितने एक पक्का आता है हर साल ओम्स का? यस सर। ये V है, ये I है।
ए बी सी, इन तीनों कर्व को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? बी ओमिक कंडक्टर है। बी हमारा ओमिक कंडक्टर है। ए और सी हमारा क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर। बी और सी हमारे क्या है, यानी ए और सी हमारे क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर। बहुत सुंदर। ये V है, ये I है, ये A है, ये B है। आरजू किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर ए का। ये A है, ये B है। अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर डी का। क्लियर है काशवी? यस सर। यस सर। तो ये तो हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस में। सर अभी रेजिस्टेंस नोट नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, नोट करो, कोई बात नहीं। डेजी क्लास में नहीं है क्या? सर फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस ऑफ ए ज्यादा है। हाँ बेटा, स्लोप देखोगे ना, ये जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और यहाँ पे स्लोप ऐसे करके देखोगे आई के साथ। डन सर। ओके, इसके बाद आगे मूव करते हैं। अब अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। थ्रू इट। टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टर का बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट बाय ओम। यूनिट क्या होती है? ओम। ओम साइंटिस्ट के आधार पे इनका नाम रखा है। ये रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल पे, ए पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, लोहे का अलग, सोने ऐसे टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर पे तो अच्छा खासा पढ़ेंगे। ये ए क्या होता है हमारा? एरिया 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 ऑफ, पूरा बोलो, क्रॉस सेक्शन। ये क्या होती है? लेंथ। लेंथ क्या होती है? अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ये होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई कंडक्टर है,
और आपने ऐसे करके कनेक्ट कर रखा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, तो इसके लिए जो एल होता है ना वो ये होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है आरजू, ये होता है, ठीक है। यस सर। तो भाई हमने एक्सपेरिमेंट से देखा जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था वो कुछ इस तरीके का आ रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो कांस्टेंट तो क्या आ गया ये, रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। ये रो को क्या बोलते हैं विजय, रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बच्चे मुझसे कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर रो इफ L इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। पढ़ा दिया सर ये कब पढ़ा है रे, सर ने पढ़ा दिया था। अच्छा ये केमिस्ट्री में भी आता है क्या रेजिस्टेंस, अरे तुमने 10th में पढ़ा होगा यार ये। नहीं सर, लास्ट क्लास में 10th में पढ़ाया तो था पढ़ा सर है। ने। क्यों 10th में ये नहीं पढ़ा था तुमने, कैसी बात कर रहे हो। पढ़ा था। केमिस्ट्री वाले सर ने कंडक्टेंस पढ़ानी थी तो उसके लिए रेजिस्टेंस पढ़ानी पड़ी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, बात समझ आई। यस यस सर। सर। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है ना उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और रजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, किससे, नहीं, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग शायद जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अभी देखते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की, किसी को पता है, MHO। साइमंस होती है ना। सर मोह किसकी होती है फिर? मोह भी इसी की होती है। ओके सर। साइमंस, ठीक है। ये ओम इनवर्स या मोह इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। हेलो हेलो, यस सर। गुड। अगर रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करूं तो रजिस्टिविटी तो R इंटू ए अपॉन एल होता, यानी कि ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर, ओम ठीक है, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आज का टाइम समाप्त हुआ ना। यस यस सर। गुड। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा कल मिलेंगे 6:30 बजे शाम को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है वो चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ। वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विथ फिजिकल पैरामीटर्स, विथ फिजिकल पैरामीटर्स, पहली चीज। दूसरी वेरिएशन इन आर विथ फिजिकल पैरामीटर्स, और क्या हो सकता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बाद ये सब हो चुका हमारा। ओम्स लॉ भी हो चुका हमारा।
ये स्ट्रेचिंग कंप्रेशन ये वाले केस करेंगे, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, उसके बाद ये वाला केस करेंगे, फिर रेजिस्टिविटी में आ जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ज्योमेट्रीज ये लेंगे, फिर कब तक चलेगा, बीबी रॉय कराना है, फिर कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, मतलब मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल 6 लेक्चर्स में खत्म करने का प्रोग्राम है। चलो बाय बच्चों, कल 6:30 बजे मिलते हैं सब लोग, ठीक है? ओके सर। यस सर। एक बार स्क्रीन दिखाना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके विदित, ये दक्ष क्यों नहीं है क्लास में? पता नहीं सर, आपको तो पता नहीं, पूछ लूंगा सर मैं उससे। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। कल लेवल 1 लेवल 2 एनसीईआरटी सब खत्म होंगे, चैप्टर 2 के सारे डाउट। सॉरी। क्या हो गया बेटा? अरे गलती से हो गया था। चलो ठीक है, थैंक यू सर। सर जो आपने हमें ड्रिफ्ट स्पीड बताई है कि वो 10⁻⁻2 से 10⁻³ तक रेंज करती है, सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 10⁻6 है उस कम हो जाएगा वो? ड्रिफ्ट स्पीड एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है पहली चीज, ठीक है? अभी आप क्वेश्चंस जब करोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम आती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से मूव नहीं कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो 10⁻6 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहे होते हैं। हम एक नेट वेलोसिटी, एक एवरेज